तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज की इस कक्षा में। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश। एलटी ग्रेड की परीक्षाएं हो चुकी हैं, जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षाएं होनी है, यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं होनी है, इसके अलावा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की परीक्षाएं होनी है। तो इन परीक्षाओं के मद्देनजर आज की कक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के सवाल भी आपके सामने आएंगे। कुछ सवाल आसान है, रिपीटेड क्वेश्चन है, और कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको नए मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जितने भी हमारे साथी जुड़ चुके हैं वो फटाफट एक बार लाइक कर दें। जैसे एलटी की परीक्षा के बाद एक थोड़ी सी निराशा सी छा गई है स्टूडेंट्स में, लेकिन अब फिर से हमें नए तरीके से शुरू करना होगा और एक परीक्षा हो जाने से ऐसा नहीं है कि सब कुछ समाप्त हो गया। अभी बहुत सारी परीक्षाएं आपका इंतजार कर रही हैं, हम लग जाएं, अभी हमारे पास पर्याप्त समय है। चलिए, तो जो भी साथी देख पा रहे हैं वो फटाफट एक बार लाइक कर दें वीडियो को। शुरू किया जाए सवाल। चलिए, तो आज का सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आज का सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है, यह आपको बताना है। तो यहां पर देखिए, इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? तो कौरवी, अवधी, हरियाणवी या फिर मालवी। अब इन बोलियों पर थोड़ा सा हम नजर रखें तो इसे हमारी कौरवी बोली है, इसे हम खड़ी बोली के नाम से भी जानते हैं। और खड़ी बोली की जो विशेषता है, उन विशेषताओं में अगर देखें तो हमने जैसे वाक्य लिखा, राम ने खाना खाया। लेकिन वाक्य में अगर थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, हम यहां लिख दें, राम ने खाना खा रहा था। अगर हम यह वाक्य लिखें कि राम ने खाना खा रहा था, तो यह वाक्य क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि अब हम जब अपूर्ण भूतकाल में चलते हैं, या इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं, तो जहां पर क्या है कि यह भूत में क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, इन कंटिन्यूअस वे में सतत है, ऐसी स्थिति में हम कर्ता कारक ने का प्रयोग नहीं करते। यह सवाल भी पूछा जा चुका है, मुझे लगता है एलटी में ही सवाल पूछा गया था। अब जैसे हम देखें कि राम ने खाना खाएगा, अगर इस तरह का वाक्य भी हम बनाते हैं तो इस तरह के वाक्य में भी हम यह देख रहे हैं कि हम ने का प्रयोग नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि अगर वाक्य भविष्य काल का है, अगर भविष्य काल का भी वाक्य है, तब भी हम वहां पर ने का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यह तो काल के अनुसार हो गया। काल के बाद अगर हम स्थिति को देखें तो यहां पर और भी हमारी भाषाएं हैं, जैसे अवधी भाषा है। तो अवधी भाषा में देखते हैं तो क्या कहेंगे कि राम ने खाएन, राम ने खाना खाएन, राम ने खाना खाएन, इस तरह से हमने कह दिया। लड़का ने पढ़िन, तो ने का प्रयोग नहीं होता है। अब यह बात इसमें कही जा रही है, तो इसमें ने का प्रयोग जो है नहीं होता। सीधे क्या कहा जाता है? राम ने खाना खाएन, राम खाना खाएन, राम ने नहीं कहा जाएगा। मोहन ने पढ़ेन, ऐसा नहीं, मोहन पढ़िस या मोहन पढ़िस, तो मोहन ने पढ़िस नहीं होगा, राम ने खाना खाएन। या वह लड़कवा गवा, तो वह लड़कवा ने गवा नहीं कहते हैं हम, यानी अवधि में ने का प्रयोग नहीं करते। हरियाणवी भी
लगभग खड़ी बोली से प्रभावित है, तो हरियाणवी में भी किया जाता है और मालवी में भी ने का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से अवधि जो है यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है और इसका जन्म अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, तो यह भी महत्वपूर्ण सवाल था। अगले सवाल बढ़ते हैं। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावनकृति पुनः क्वापि, यह काव्य लक्षण किस आचार्य द्वारा निरूपित है? आसान सा सवाल है। मैंने कई बार बताया है कि जैसे आप माता आपकी जो होती है आपको क्या कहती है कि वो आपके दोषों पर पुनः पुनः आपको मारती है और बार बार पूछती है कि तुम ये दंडता दोबारा करोगे? आप कहते हो नहीं करेंगे, फिर मारती कहते नहीं तुम करोगे। यानी हम दोष और किसको जोड़ते हैं? मां को, और मां को हम किस से जोड़ के याद करते हैं? मम्मट से। यानी तद दोषो शब्दार्थो सगुणावनकृति पुनः क्वापि काव्य लक्षण किस आचार्य का है? मम्मट का है। अब ये जो आचार्यों के द्वारा काव्य लक्षण दिया गया वो किन आधारों पर दिया गया? तो रस के आधार पर, शब्द के आधार पर और शब्दार्थ के आधार पर। यानी काव्य लक्षण कितने आधारों पर बनाए गए? तो काव्य लक्षण 3 आधारों पर बनाए गए। एक रस के आधार पर, दूसरा शब्द के आधार पर और तीसरा शब्दार्थ के आधार पर। 3 आधार पर काव्य लक्षण निर्मित किए गए। ठीक है, अगला सवाल। रस विवेचना में चित्त तुरंग न्याय की कल्पना इनमें से किस आचार्य ने की थी? ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। तो देखिए ये एक अनुमितिवाद है। क्या है? अनुमितिवाद है और इनका दर्शन क्या है? न्याय दर्शन है। और ये मानते हैं कि चित्र में बना घोड़ा रामलीला में काम करने वाले राम की भांति ही सत्य है। यानी कोई अभिनय करने वाला जो व्यक्ति है वो जितना सत्य है उतना ही चित्र में बना घोड़ा सत्य है, यानी नकल है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो यहां पर शंकुक ने चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा दी और इनका जो वाद है अनुमितिवाद है और इनके दर्शन का नाम जो है वह न्याय दर्शन है। इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? अब यहां देखिए 2 नाम आपको मिलेंगे। देखिए भरत और दंडी का। भरत मुनि और दंडी ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। वामन की बात करें तो इन्होंने शब्द और अर्थ के आधार पर 10 यानी कि 20 मान ली। इसी तरीके से भोजराज एक आचार्य हैं, तो भोजराज ने कुल 24 मान ली। तो किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? तो प्रश्नानुसार जो है वह भरत मुनि है जिन्होंने 10 मानी है। भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यह भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल है कि भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब ये जो नाटक होते हैं, इनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो व्यक्तित्व का परिशोधन नहीं, चरित्र नहीं, दृश्यों का प्रस्तुतिकरण नहीं, रसास्वादन। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना ही क्यों किया था? रसों के सापेक्ष किया था और इसी वजह से उन्होंने कुल 8 रसों को ही मान्यता दी। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में नाटकों के अंतर्गत शांत रस को नहीं मान्यता दी। क्यों नहीं मान्यता दी? क्योंकि उनका मानना था कि शांत रस जो है वह रसास्वादन नहीं कर पाता या मनोरंजन नहीं कर पाता। और नाट्यशास्त्र लिखे जाने के पीछे का कारण भी यही था। क्या कारण था? कि ब्रह्मा जी ने आर्किटेक्ट का काम किया, उन्होंने पूरी दुनिया को बना दिया। विष्णु जी आए, उनका काम था
भाई भोजन देना, चलो भोजन दे दिए, सबको खाना दे दिए। महेश जी दुनिया से उठाने का काम करने लगे। तो धरती पर सभी लोगों ने देखा कि यार सभी लोग बड़े दुखी हैं, क्या कारण है? तो नारद जी आए, देखे, रिपोर्टिंग काम वही करते थे, रिपोर्टर थे। उन्होंने कहा बहुत दुखी हैं लोग। कहे क्या वजह है? कहे जो स्त्रियां हैं या जो निम्न जाति के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, उनके पास मनोरंजन का कोई साधन नहीं है, क्योंकि जो भी मनोरंजन के साधन है या तो राज दरबारों में या जमींदारों में या उच्च वर्ग तक सीमित है। तो कहे क्या किया जा सकता है? तो आचार्य नंदकेश्वर के स्वप्न में गए और उनको आदेश दिया कि भाई कुछ काम करवाओ। और आचार्य नंदकेश्वर आके फिर कहते हैं भरत मुनि को कि आप एक ऐसा काव्य लिखिए जिसमें पांचों चीजें हों। क्या होनी चाहिए? 4 चीजें प्लस 5वीं चीज, यानी 4 वेद से आप एक एक चीज ग्रहण कर लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है ग्रहण करते हैं। तो कहे क्या ग्रहण करें? कहें शाम वेद ले लेता हूं। तो एक गाना है, शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना। तो क्या आ गया? ये गान है, शाम वेद से गान उन्होंने ले लिया। फिर क्या क्या? अच्छा यजुर्वेद। तो यजुर का मतलब हो गया, हम जब अभिनय करने जाते हैं, अभिनय करने या प्रेमिका से मिलने जाते हैं, तो क्या करते हैं? मुंह एकदम साफ वाफ करके जाते हैं कि कोई मतलब इंप्रेशन अच्छा बने। यानी क्या करते हैं? अभिनय करते हैं। यजु मतलब धोकर जाते हैं, यानी हमने यहां से क्या ले लिया? अभिनय ले लिया। अब एक वेद आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है बहुत प्रसिद्ध है, किसके लिए? उसके पाठ बहुत अच्छे हैं, पूजन करने के उसमें बहुत सारे पाठ दिए गए हैं। तो पाठ ले लिया ऋग्वेद से। अब बचता है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद से क्या लिया? अथर्ववेद से रस को ले लिया और इन सबको क्या किया? मिला लिया। सोखियों में घोला जाए होठों का सबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा जो नशा तैयार वो प्यार है। सोखियों में घोला जाए होठों का सबाब। तो जैसे गाने में सब कुछ मिलाया गया, वैसे सारा इन्होंने सब कुछ मिला लिया और फिर इन्होंने पंचम वेद का निर्माण कर दिया। और इसीलिए पंचम वेद को क्या कहा गया? सर्ववर्णिकम। इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया, क्या कहा गया? सर्ववर्णिकम, यानी यह सभी वर्णों के लिए है। सर्ववर्णिकम का मतलब यह हो गया कि किसके लिए है ये? तो ये सभी वर्णों के लिए हो गया। ठीक है। तो यहां पर रसास्वादन जो है वह नाटक का, भारतीय नाट्य शास्त्र का प्रमुख और मुख्य उद्देश्य है। जन्म सिंधु पुनि बुंधु दिन मलिन सकलंग सिय मुख समता पाव किम चंद बापुरु रंक। अब नए नए जो रस, छंद और अलंकार के सवाल हैं वो पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहां पर एक अलंकार है जिस अलंकार में उपमान की अपेक्षा उपमेय को बढ़ा चढ़ाकर दिखा दिया जाता है, यानी उपमेय का उत्कर्ष दिखा दिया जाता है। यहां पर चंद्र की अपेक्षा सिंह के मुख को अधिक सुंदर चमकीला बता दिया गया है। तो इसी वजह से इसमें व्यतिरेक अलंकार होगा। अब देखिए जो परंपरागत उपमान है, परंपरागत उपमान क्या है? मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि भाई तुम्हारी आंखें, अब देखिए मतलब तुलना भी कैसे की गई। उपमान और उपमेय की जो अवधारणा बनाई कवियों ने, कैसी बनाई, कितनी स्टूपिड टाइप की है।
मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रेम करने वाला व्यक्ति वास्तव में पागल होता है, बावला होता है, बेवड़ा होता है। कैसे? अब आप सोचिए कि आप अपनी प्रेमिका को क्या कहते हैं कि तुम्हारी आंखें हिरनी जैसी हैं। अब आप सोचिए कि उसकी आंखों की तुलना आप किससे कर रहे हैं? एक जानवर से कर रहे हैं। या उसने कह दिया कि भाई तुम्हारा बदन एकदम शेर जैसा है। मतलब आपकी तुलना एक जानवर से की जा रही है। मतलब इससे बड़ी बेइज्जती की बात क्या हो सकती कि तुम्हारी तुलना जो है वो चांद के मुख से की जा रही है। चांद सी महबूबा होगी मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा। अब उससे खड़बिड़ा उपग्रह ही कोई नहीं है। मतलब इतना उसमें गड्ढे हैं कि उपग्रह कई बार फेल हो जाते, नहीं उतर पाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इतना असमतल है वो। तो आपकी प्रेमिका का चेहरा इतना असमतल हो जाए तो आप उसको एक तरफ देखोगे भी नहीं। हटाओ यार, ये पता नहीं कितने इसके मुंह पे धब्बे हैं, कितने खड्डे हैं, लेकिन हम उससे तुलना कर रहे हैं। तो कितना पागलपन है। तो जो पारंपरिक उपमान बनाए गए, चांद पारंपरिक उपमान है, मीनाक्षी यानी जो मछली की आंख है वो पारंपरिक उपमान है। अब उन पारंपरिक उपमानों से जब हम तुलना करते हैं तब तो उपमा है, लेकिन पारंपरिक उपमानों से तुलना करते समय जो पारंपरिक उपमान है उनको कम दिखा दिया जाए, कमतर दिखा दिया जाए, और उपमेय को क्या कर दिया जाए, बढ़ा चढ़ा कर दिखा दिया जाए। ऐसी स्थिति जब आएगी तब वहां पर कौन सा अलंकार आएगा? व्यतिरेक अलंकार आएगा। पीने वाले को बेवड़ा बोलते हैं। कुछ मतलब कुल कहने का मतलब यह हुआ कि जितने भी उपमान रख दिए गए, उन उपमानों की चर्चा करते समय, विचार करते समय दिमाग मत लगाइए। दिमाग लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यही एक शब्द आया रोमांटिज्म। तो रोमांटिसिज्म की भी यही परिभाषा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमारे पति तो रोमांटिक ही नहीं है, इनको तो प्यार ही करना नहीं आता। एक गाना भी आया था, इनको तो कुछ आता ही नहीं है, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। तो उसमें बस वही है कि अगर पति से आप, प्रेमी से आपने कह दिया कि क्या तुम जो है मुझे चांद पर ले चलोगे, तो वो कहेंगे बावली पागली हो गई है क्या? वहां पर हवा नहीं है, पानी नहीं है, जहां हवा पानी खाना वहां तू नहीं रह सकती है, मेरे सर पे आके बैठ जा, तू चांद पे जाएगी? अपना मुंह देखा है कभी तुमने? चांद पे रहेंगी। इतना कह देने के बाद पत्नी फायर, प्रेमिका फायर। लेकिन आप ये कह दें कि हां प्रिय, मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें चांद पर ले चलूं, चलो तुम्हें चांद पे ले चलता हूं। आंखें बंद करो। आंखें बंद की आपने, पीछे से हाथ लगाकर और ले जाके बालकनी में उसको चांद दिखा दिया। आप बहुत रोमांटिक हैं। तो रोमांटिसिज्म जो है वह पागलपन है। अब वो अलग अलग लोग के लिए हो सकता है, लेकिन इसी रोमांटिसिज्म पर, इसी कल्पना के व्यतिरेक पर ही पूरा साहित्य टिका हुआ है और प्रेम जगत टिका हुआ है। तो यहां पर अगर हम यही काम कर देते हैं, जो पारंपरिक उपमान हैं उनको हम कमतर दिखा दें और बाकी जिससे तुलना की जा रही है उसको हम श्रेष्ठतर दिखा दें, तो फिर हमारा व्यतिरेक हो जाता है। बनारस अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ? बनारस अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो ये साप्ताहिक प्रकार का अखबार था। कहां से शुरू होता है? बनारस अखबार साप्ताहिक था। राजा शिवप्रसाद सिंह, राजा शिवप्रसाद सिंह और यह जो है हिंदी प्रदेश का प्रथम अखबार भी माना जाता है। हिंदी प्रदेश का
प्रथम अखबार भी माना जाता है और 1845 में इसका प्रकाशन होता है। इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम क्या है? तो राजा रामपाल सिंह 1883, राजा रामपाल सिंह 1883, हिंदुस्तान। बाद में यह काला कांकर प्रतापगढ़ यूपी से भी प्रकाशित होने लगता है। ठीक है, अब जो ये भारत मित्र पत्र है तो यह कलकत्ता से रुद्र दत्त के द्वारा, सदादर्श श्री निवास के द्वारा काशी, और देश हितैषी भी इन्हीं के द्वारा निकलता था अजमेर से। कहां से निकलता था? अजमेर से निकलता था। चंदनबाला रास के रचयिता कौन है? चंदनबाला रास, यह भी एक बहुत ही चर्चित कृति है, चंदनबाला रास। इसके एक तो नायक नायिका पूछ लिए जाते हैं। ये आसगु कवि के द्वारा लिखी गई रचना है और इसकी रचना कहां हुई थी? तो जालौर में इसकी रचना हुई थी। अभ्रंश मिश्रित राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है और यह मुख्य रस इसका कौन सा है? तो मुख्य रस इसका करुण रस है। चंदनबाला वसुमती, चंदनबाला वसुमती और भगवान महावीर से दीक्षा लेने की कहानी है। महावीर से दीक्षा लेने की भगवान महावीर से। अब यह जो रचना है 35 छंदों का लघुखंड काव्य है। तो कई बार इसकी विधा ही पूछ ली जाती है। और ये संघ की पहली साध्वी थी, तो बहुत दुखों में थी और अंततः महावीर से ये दीक्षा लेती हैं और दीक्षा लेकर संघ की पहली साध्वी बनती हैं। तो पहली साध्वी हैं, इस वजह से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। हितोपदेश उपखांड बावनी, देश उपखांड बावनी, ध्यान मंजरी, ध्यान मंजरी,
राम ध्यार मंजरी, रामाष्टायाम, अष्टायाम और रामा ध्यान मंजरी के जो लेखक हैं अग्रदास, जिन्हें अग्र अली के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने रसिक भावना का समावेश किया था। कहां पर? राम काव्य में। तो ये मुख्यतः किससे संबंधित हैं? तो राम काव्य से संबंधित हैं। इनमें दूसरा सप्तक में संकलित कवि कौन है? अब यहां पर बात करें कि दूसरे सप्तक में मां शकुंतला भवानी, धर्म सहाय, हरि शेर मेहता, ये है मां शकुंतला भवानी, धर्म सहाय, हरि शेर मेहता। ये उसका ट्रिक है, बाकी आप शॉर्टेस्ट ट्रिक भी बना सकते हैं इसका। तो इनमें से संकलित कवि कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? रघुवीर सहाय। दूसरा सप्तक में संकलित कवि है पूछा गया है, तो रघुवीर सहाय इसके संकलित कवि हैं। अब इसमें एक सवाल और पूछा जाता है कि किस सप्तक में महिलाएं थीं? प्रथम सप्तक में कोई महिला नहीं थी, दूसरा सप्तक में शकुंत माथुर, पहली कवित्री भी इनको माना जाता है। फिर तीसरा सप्तक आता है, इसमें कीर्ति चौधरी मिलती हैं। चौथा सप्तक, इसमें सुमन राजे मिलती हैं। अब देखिए यहां पर एक सवाल यह बन सकता है कि इन कवित्रियों को क्रम में रखिए, सप्तक के आधार पर इन कवित्रियों को क्रम में रखिए। तो शकुंत माथुर, कीर्ति चौधरी और सुमन राज इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर पहला हो जाएगा रघुवीर सहाय। रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोल्लट का मत क्या है? देखिए मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भट्ट से उल्टेगा तो उत्पत्ति हो जाएगी, मुंह से भल्ल से खून निकलेगा या उल्टी हो जाएगी। कोई व्यक्ति शंकु से निकलेगा तो अनुमति देगा, और यह मुक्ति न होकर भुक्तिवाद है। भुक्तिवाद, भुक्ति या भोगवाद नायक करता है, और अभिनव से अ से अभिनव और आ से अभिव्यक्तिवाद, तो यह अभिनव गुप्त का हो जाएगा। तो भट्ट से उल्टने से उत्पत्ति होगी उत्पत्तिवाद। कुछ रचनाएं हैं, अब देखिए पूछी जाती इनमें से रीतिकाल से अगर सवाल बनता है तो रचना का वर्ण विषय क्या है? कौन सी रचना किस विषय के से संबंधित है? भाषा भूषण। अब किसी भी रचना में अगर आपको भूषण लगा दिख जाए तो भूषण का मतलब क्या होता है? आभूषण यानी अलंकार। ठीक है, ललाम, तो लगाम जो लगाई जाती है घोड़े को, वो देखने में क्या लगती है? अच्छी लगती है। अच्छा लगता है मतलब वो भी आभूषण हो गया।
तो इस तरह से इसको हम याद कर सकते हैं। तो भाषा भूषण, जसवंत सिंह एक नेता थे, तो नेताओं का आभूषण क्या होता है? उनकी भाषा होती है। ललित ललाम, इनके नाम से ही एक शब्द मिलता है, मतिराम ललाम। आजकल काव्य का निर्णय कौन कर रहे हैं? भिखारी लोग कर रहे हैं। और जगत के साथ विनोद कौन कर रहा है? पद्माकर कर रहे हैं। विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? 1928 कोलकाता। जब इसका आरंभ हुआ तो इसके संस्थापक कौन थे? रामानंद चट्टोपाध्याय। रामानंद चट्टोपाध्याय ये थे इसके संस्थापक। रामानंद चट्टोपाध्याय कौन थे? ये इसके संस्थापक थे विशाल भारत के। लेकिन यहां सवाल जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? तो प्रथम संपादक थे पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। एक चीज जरूर याद रखिए कि अगर आपसे संस्थापक पूछा जा रहा है और संपादक पूछा जा रहा है, इन दोनों में अंतर होता है। संस्थापक का मतलब होता है वो उसका मालिक है, उसने उस संस्था को बना दिया। और अगर कोई संपादक की बात करें तो संपादक का मतलब होता है कि उसने केवल संपादन का काम कर दिया। तो संपादक और संस्थापक इन दोनों में अंतर होता है। बहुत थोड़ा सा अंतर है, लेकिन यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, गलत हो जाता है। तो बनारसी दास ने 1928 से 1937 तक इसका संपादन कार्य संभाला है। LT 7480 महिला, अरे आप धूमधाम से तैयारी करिए, ठीक है, मेंस की तैयारी करिए। आप, मुझे लग रहा है मुझसे तीसरी बार ये पूछ रही हैं और तीनों बार मैंने एक ही बात बताई है। अगला सवाल, सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नौगीत संग्रह के रचनाकार कौन है? नचिकेता, शंभुनाथ सिंह, और माहेश्वर तिवारी। अब इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं, लिखेंगे इतिहास, लिखेंगे इतिहास। बाइस्कोप का गीत, बाइस्कोप का गीत, रंग मैले नहीं होंगे, रंग मैले नहीं होंगे, और सोए पलाश दहकेंगे, दहकेंगे। इन्होंने लोक धिनों और आंचलिक भाषा का प्रयोग करके और आंचलिक भाषा का प्रयोग करके इन्होंने नवगीत लिखा है। ग्रामीण जीवन
इनकी यहां देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा इनकी कुछ नई रचनाएं हैं, अभी इनकी कुछ नई रचनाएं हैं जिन रचनाओं पर भी थोड़ा सा हमें गौर फरमाना चाहिए। हाल की रचनाएं जो हैं, लिख लेते हैं। मकर चांदनी का उजास, मकर चांदनी का उजास, तासा बज रहा है, तासा बज रहा है, रंग न खोने दें, रंग न खोने दें, जेठ में मधुमास, जेठ में मधुमास, रेत में खोई नदी, रेत में खोई नदी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण और नई रचना है। तो ये हो गया नचिकेता। नचिकेता की भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है? बताइए फटाफट, काफी महत्वपूर्ण है, चर्चित काव्य है भाषा निबंध मति। स्वंतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। देखिए, जब काव्य प्रयोजन की बात की जाती है कि कवि काव्य क्यों लिखता है और उसके पीछे क्या ऐसे कारण हैं, तो वहां अगर तुलसीदास की बात आती है तो वो स्वांतः सुखाय और लोक मंगल के लिए काव्य की रचना करते हैं। तो तुलसीदास ने यह बात लिखी, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। अंतःकरण के सुख के लिए रचना कर रहा हूं। हम जो भी करें यहां ध्यान रहे कि इसका प्रभाव अंतःकरण पर क्या पड़ेगा, यानी आपके हृदय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यह बात जो है यहां पर तुलसीदास जी कहते हैं। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर न सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करो उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा में यह कथन किसका है? राम की शक्ति पूजा कृतिवास रामायण से ली गई रचना है। और कई बार राम की शक्ति पूजा की जो प्रारंभिक पंक्तियां हैं वह भी पूछ ली जाती हैं कि यह इसकी प्रारंभिक पंक्तियां कौन सी हैं, यानी राम की शक्ति पूजा की शुरुआत कहां से होती है। क्या है? रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया राम, रावण का प्रजय समर। आज का तीक्ष्ण सर विद्युत क्षिप्र कर वेग प्रखर, सतसेल संवरणशील नीलभ गर्जित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कपि विषम हूह, बिच्छुरहित विन राजीव नयन हत लक्ष्य बाण, लोहित लोचन रावण मद मोचन महीयान, राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर, उद्धत लंकापति मर्दित कपि दल बल विस्तार, अनिमेष राम विश्व दिव्य शरभंग भाव, विद्वंग बंद कोदंड मुष्टि खर रुधिर श्राव, रावण प्रहार दुर्वर विकल वानर दल बल, मूर्छित सुग्रीव आनंद भीषण गवाक्ष गय नल, वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्ल, रोध गर्जित प्रलय बद्ध क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध, उद्धरित वही भीम पर्वत कपि चंतु प्रहर। इन पंक्तियों को अगर ध्यान से सुनिए तो इनकी पंक्तियों को सुनकर किसी आलोचक ने कहा था कि राम की शक्ति पूजा
सुन के ऐसा लगता है, पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे किसी सांप या बिच्छू झाड़ने का यह मंत्र है। आपने देखा होगा कि सांप और काट लेता है तो भी ये धारणा है कि लोग पहले लेके जाते हैं, भैया पहले उनके पास ले चलो, ठीक कर देंगे। आप जानते हैं कि भारत में या विश्व में, भारत में तो महज 5% कोबरा हैं या विषैले सांप हैं, बाकी 95% जो हैं, 5% में ज्यादा बता रहा हूं, 1% हैं जो विषैले हैं, बाकी 99% क्या है, विषैले नहीं है। अब वो 99% केस में अगर आप किसी ओझा के पास, किसी झाड़ने वाले के पास लेके जाते हैं तो ठीक ही हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, बिलीफ सिस्टम है। लेकिन अगर वो 1% वाला चला गया तो मर ही जाएगा, वो झाड़ने से कुछ होता नहीं है। लेकिन बिच्छू जब मारती है, तो मुझे भी बचपन में बिच्छू मारी थी। कैसे मारी थी? तो एक बनियान पहना था, 6 या 7 साल का था, और उसी बनियान में ऐसे आम भरा हुआ था और दोनों हाथ में भी आम लिया था और इस बनियान को ऐसे दांतों से दबाया हुआ था और दोनों हाथ में आम थे, पके आम। और कहीं से बिच्छू थी, पानी बरसा हुआ था, पैर में मार दी। अब पैर में मारा, उसके बाद में रो रहा हूं लेकिन मैंने आम नहीं छोड़ा और दांत से ऐसे वो अपना बनियान भी नहीं छोड़ा, वही करते हुए गया। तो सबसे पहले तो मम्मी ने एक थप्पड़ मारा कि तुमने ये गंदा कर दिया। फिर पूछे तुम रो काहे रहे हो? हमने कहा बिच्छू मार दिए। कहा बहुत अच्छा हुआ। और फिर मुझे ले जाया गया कि चलो भैया झाड़ने वाले के पास। वो क्या कर रहा था, ऐसे यहां तक सहलाते हुए लाता था और हर 5 मिनट बाद पूछता था कुछ उतरी कि नहीं उतरी। मैं उसके बार बार इस तरह से हाथ सहलाने से ऊब गया और मैंने कहा हां थोड़ा बहुत उतरी है। मतलब मैं उसकी रिस्पेक्ट रखने के लिए कह रहा था कि लड़का झूठ तो नहीं बोल रहा है, मुझे लोग झूठा ना साबित कर दें, इसलिए मैं कह दिया हां थोड़ा बहुत उतरी है। लेकिन थोड़ा भी नहीं उतरी, बिल्कुल नहीं उतरी, क्योंकि सांप और बिच्छू मंत्र से थोड़ी उतरती है, कुछ नहीं होता है। तो सांप और बिच्छू झाड़ने का मंत्र भी कहा गया राम की शक्ति पूजा की पंक्तियों को। ऐसे लोग कहते हैं, जैसे मैं आपसे 10 बार सवाल पूछूं, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, तो 10 बार पूछूंगा तो एक मनोविज्ञान है वो आप तो कह ही देंगे हां सर पहले से कुछ समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया है। तो बस बिच्छू का मंत्र भी है कि 10 बार पूछने पर एक बार आप कह देंगे हां थोड़ा बहुत उतरी है। यहां पर जो है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सांप और बिच्छू या बिच्छू झाड़ने का मंत्र जो है यह राम की शक्ति पूजा की पंक्तियों पर किसने कहा था, और यह जो कथन है यह किसके द्वारा कहा गया है? जामोन के द्वारा कहा गया है। ठीक है, अगला सवाल, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? देखिए यहां पर बहुत ही मतलब ये जितना आसान प्रश्न है बहुत गलत भी होता है। अब यहां पूछा गया स्केच। अब आपको केवल इतना याद रखना है कि एक स्केच जो होती है, एक स्केच जो होती है उसमें क्या होती है? ग्रीब होती है। एडविन ग्रीव्स स्केच में क्या होती है? ग्रीब होती है। बस रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? किसको हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? शिवराज भूषण, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। अब इनके जो रचनाकार हैं भूषण, उनको ही शुक्ल जी ने यह बात कही है। अग्निलीक काव्य नाटक कृति के रचनाकार कौन हैं? अग्निलीक छवि के बंधन, छवि के बंधन, जागते रहो, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, अप्रस्तुत मन, कागज के फूल, कागज के फूल, एक उठा हुआ हाथ, अनुपस्थित लोग,
एक उठा हुआ हाथ उतना वह सूरज है, उतना वह सूरज है कि रचनाकार कौन है? भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल। सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति कथन किसका है? प्रशस्ति कथन किसका है? अग्रदास, नाभादास। नाभादास ने 1585 के आसपास ब्रज भाषा में एक रचना की। रचना का नाम क्या था? भक्तमाल। इस भक्तमाल में इन्होंने लगभग 200 कवियों पर प्रशस्ति परक जीवन वृत्त लिखा और ये 316 छप्पे में महिमा सूचक बातें इन्होंने लिखी। कैसी? महिमा सूचक बातें लिखी। किस तरह की बातें लिखी? महिमा सूचक बातें लिखी 316 छप्पयों में। तो सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे, यह नाभादास ने सूरदास के लिए लिखा था भक्तमाल में। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन हैं? तो साहित्य दर्शन नलिन विलोचन शर्मा। जितने भी साथी हैं लाइव, वो कृपया एक बार फटाफट लाइक कर दें। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र ने संपादित किया है, लिखा नहीं है। ठीक है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसी तरीके से लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की बात करें, आधुनिक हिंदी साहित्य, महत्वपूर्ण किताब है इनकी आधुनिक हिंदी साहित्य, हिंदू साहित्य का इतिहास, हिंदुई साहित्य का इतिहास। अब ये गारसा तासी का जो इतिहास था उसी का हिंदी अनुवाद था। तो यहां पर डॉक्टर नगेंद्र ने कोई भी इतिहास नहीं लिखा है, केवल संपादित किया है। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? बिहारी बिहार। चलिए, अब देखिए यहां पर एक बड़ा सवाल आता है कि कृष्णलाल यह बिहारी सतसई पर प्रथम टीका मानी जाती है, किसके द्वारा? किसके द्वारा लिखी गई थी? तो कृष्णलाल कवि के द्वारा।
कृष्णलाल कवि के द्वारा, और ये सवैया छंद में लिखी गई थी। किस में लिखी गई थी? सवैया छंद में। अमर चंद्रिका, यह भी एक टीका है, सूरती मिश्र की है। तो बिहारी पर टीकाएं बहुत पूछी जाती हैं। लाल चंद्रिका, यह लल्लू लाल के द्वारा लिखी गई टीका है। बिहारी रत्नाकर, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की टीका है। प्रताप चंद्रिका, यह हरिनारायण शर्मा, हरिनारायण शर्मा की है। और बिहारी बिहार अंबिका दत्त व्यास की टीका है। ठीक है, इसके अलावा आनंदीलाल शर्मा, आनंदीलाल शर्मा, फिरंगे सतसई, फारसी भाषा में, और परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती, परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती किसमें निकाला? तो संस्कृत भाषा में। तो विभिन्न जो टीकाएं हैं महत्वपूर्ण, वो आपको मालूम होनी चाहिए। अगला सवाल, हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? सिद्ध सामंत युग किसने कहा? तो ग्रियर्सन और रामकुमार वर्मा क्या कहते हैं? चारण काल कहते हैं। सिद्ध सामंत युग यानी सिद्धों की परंपरा को आधार बनाकर राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? विद्यापति। अब यहां विद्यापति पर जो एक सबसे बड़ा आरोप लगाया जाता है, ये तो आप जानते ही हैं कि विद्यापति के ऊपर क्या आरोप लगता है कि वो किस प्रकार के कवि थे। हरप्रसाद शास्त्री, हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, इन सब ने क्या कहा? इन सब ने इनको कहा श्रृंगारी कवि। तो क्या कहा था मैंने? राम राम राम, हर सुभद्रा। देखिए, इसका ट्रिक भी मैंने बताया था कि आजकल जो लड़की छेड़ने का एक क्रम है श्रृंगारी लोगों का, वो क्या कहते हैं? कहीं लड़की दिख गई, मैंने कई बुढ़ों के देखा है ये, मतलब जिनकी उम्र 65 साल है, 70 साल है, इस तरह के बुढ़ों को मैंने देखा है लड़की छेड़ते हुए। कैसे छेड़ते हैं?
राम 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 राम, अरे राजा। एकदम चेहरे पे मुस्कान आ गई है 70 साल के बुढ़वे को, और कह रहे राम 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 राम, अरे राजा। उन्होंने कहा क्या बात है? तो 3 बार राम राम कह रहे हैं क्योंकि वो श्रृंगारी हैं। तो एक राम से रामचंद्र शुक्ल, दूसरे राम से रामकुमार वर्मा, 3 से रामवृक्ष बेनीपुरी। तो 3 बार राम राम कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि वहां पर सुभद्रा प्रसाद बांट रही थी। तो एक अपने मन में माइंडसेट बनाएंगे कि एक बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक है, वो गया हुआ है किसी कथा में, और उस कथा में गया हुआ है तो एक सुंदर लड़की जिसका नाम है सुभद्रा। अब सुभद्रा क्या कर रही है? प्रसाद बांट रही थी। सुभद्रा क्या बांट रही थी? प्रसाद बांट रही थी। कौन? सुभद्रा। अब इन्होंने इसको देखा तो श्रृंगारी हो गए। तो क्या कहते हैं ये? राम राम राम, 3 बार राम कहते हैं। पहली बार राम रामचंद्र शुक्ल, दूसरी बार राम रामकुमार वर्मा, तीसरी बार राम रामवृक्ष बेनीपुरी। सुभद्रा, सुभद्रा झा प्रसाद बांट रही थी, हरप्रसाद शास्त्री। तो इस तरीके से हम अपने दिमाग में अगर इस कथा को रखेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि इनको श्रृंगारी कवि किसने कहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं इनको भाई भक्त कवि किसने कहा। तो श्रृंगारी कहने वाले ज्यादा लोग थे, भक्त कहने वाले कम लोग थे। भक्त कौन कौन कहता है? तो बाबू श्याम हजार, बाबू श्याम हजार, श्याम सुंदर दास, ये कौन है? भक्त हैं। इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए एक गाना आया था, मैं इतनी सुंदर हूं तो क्या करूं। गाना आया था ना, एक समय बहुत चला, मैं इतनी सुंदर हूं तो क्या करूं, आया था। तो ध्यान रखिएगा कि अगर एक प्रेमी प्रेमिका है तो क्या करते हैं? वो पूछती है कि भाई तू बता मैं कितनी सुंदर हूं। तो जो लड़का है वो कहता है 1000 बार कहता है, 1000 बार कहता है कि बाबू तुम सुंदर हो। लड़का क्या कहता है? ये लड़का 1000 बार कहता है कि बाबू तुम सुंदर हो। क्यों कहता है? क्योंकि वो उसका भक्त है, वो उसका भक्त है। भाई प्रेमी भक्ति होता है। तो प्रेमी क्या कह रहा है? 1000 बार कह रहा है बाबू बाबू, 1000 बार वो कहता है कि तुम सुंदर हो। तो बाबू 1000 बार सुंदर कह रहा है। कौन? भक्त कह रहा है। किसका भक्त? अपनी प्रेमिका का। तो बस ऐसे याद रख लेंगे, बाबू श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सारे लोग क्या कहते हैं? इनको भक्त मानते हैं। अब इसके बाद आते हैं, इनको किन लोगों ने रहस्यवादी कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त, नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र। इन्होंने क्या कहा इसको? इनको कहा कि ये रहस्यवादी हैं। कैसे याद रखेंगे? तो ध्यान रखिएगा, रहस्य का मतलब होता है जो चीज छिपी हुई होती है। रहस्य का मतलब जो चीज छिपी होती है। अब आप देखिए ग्रियर्सन, तो देखिए जो ग्रियर्सन का मतलब जो गियर है, गियर क्या होता है? छिपा रहता है, गियर छिपा होता है। नाग, नाग भी हमेशा छिपा हुआ होता है। और जनार्दन, जनार्दन माने भगवान, वो भी छिपे होते, कभी सामने नहीं आते हैं। तो तीनों को आप इस तरह से याद रख लेंगे। या हम ये याद रखेंगे कि हमारे सामने एकाएक नाग आ गया। क्या आ गया? नाग। हमने एकाएक अपना गियर बढ़ाया और फिर हमने जनार्दन का नाम लेकर गाड़ी भगा ली। हमारे सामने एकाएक नाग आ गया गुप्त रूप से, फिर हमने अपने गियर बढ़ाया गाड़ी का ड्र, और जनार्दन का नाम लेते हुए हम लोग निकल गए आगे। और इस रहस्य का पता नहीं लग पाया कि हमारी गाड़ी के सामने क्या गया था किसी भी तरीके से। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा ए, पदावली। इनमें से किस कृति की रचना का आधार
कठोपनिषद है। किस रचना का आधार? कठोपनिषद है। राइट आंसर आत्मजयी। मानव और प्रकृति के सूक्ष्म के व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन किसका है? राइट आंसर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी का। कैसे याद रखेंगे? तो यहां पर आया है नंद दुलारे वाजपेयी। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य किंतु व्यक्त सौंदर्य के में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। नंद दुलारे वाजपेयी। यहां क्या लिखा है? नंद के दुलारे हैं ये। तो नंद के दुलारे क्या काम था? ये प्रकृति में के सूक्ष्म और सौंदर्य दोनों रूपों में गाय चराने जाते थे। इस तरह से याद रखेंगे, प्रकृति में जो सौंदर्य वाली जगह थी वहां पर अपनी गाय लेके चले जाते थे। लोगन कवित की वो खेल करी जानो है, इस काव्य की पंक्ति के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर। कवित कहो दोहा कहो तुलन छप्पे छन बिरचो यह विचारिक है यह बरखे रसकंद। यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? यह बताना है। अच्छा, राइट आंसर हो जाएगा रहीम। कवित कहो दोहा कहो तुलन छप्पे छन बिरचो यह विचारिक है यह बरखे रसकंद। यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा रहीम का। रहीम जो है, रहीम सतसई, श्रृंगार, सोरठा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, बरवे नाई का भेद, बरवे नाई का भेद बरवे छंद में है, और रहीम रत्नावली, रहीम रत्नावली। तो साथियों, यदि आप हमसे जीआईसी प्रवक्ता प्री और मेंस दोनों के लिए जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करिए 96 28 95 92 37 पर। जीआईसी प्रवक्ता प्री और मेंस का नया बैच शुरू हो चुका है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्री और मेंस, एलटी ग्रेड मेंस, केवीएस एनवीएस और ईएमआरएस मेंस, जीडीसी प्री और मेंस की कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। हमसे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप करें 96 28 95 92 37 पर। अब आपकी प्रतिदिन रात को 10 बजे इस तरह की प्रैक्टिस कक्षाएं होती रहेंगी। आज की कक्षा कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार।